गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ ये टॉपिक स्टार्ट किया था और प्रोटोजोअन्स में हमने डिवाइड किया इनको बेनिफिशियल प्रोटोजोआ और हार्मफुल प्रोटोजोअन्स में। बेनिफिशियल जो प्रोटोजोअन्स होते हैं उनके बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी किया था कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं प्रोटोजोआ के प्रेजेंस के कारण। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम हार्म्स देखेंगे कि हार्मफुल प्रोटोजोआ कौन कौन से होते हैं। प्रोटोजोआ के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं मतलब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं मतलब जितने भी लिविंग हैबिटेट्स हैं उन हर जगहों पे जो है पाए जाते हैं। पैरासिटिक फॉर्म में भी मिलते हैं, सिम्बायोटिक फॉर्म में भी मिलते हैं, हर फॉर्म में जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ में आज हार्मफुल प्रोटोजोआ के बारे में हम पढ़ेंगे। हार्मफुल प्रोटोजोआ, अब हार्मफुल प्रोटोजोआ क्या क्या हार्म करते हैं, क्या क्या नुकसान कर सकते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहली बात जो भी बेनिफिट्स देखे थे तो कुछ प्रोटोजोआ हैं वो बेनिफिट्स करते हैं और उसी से रिलेटेड कई प्रोटोजोआ हैं जो नॉर्मली जो बेनिफिट्स हमें मिले उसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अब जैसे हमने बेनिफिट्स में पढ़ा था कि पानी को फिल्टर करने के लिए जो है या पानी जो है वो फिल्टर कर देता है। कई बार जो प्रोटोजोआ की प्रेजेंस जो है पानी में मौजूद बैक्टीरिया को मार देती है, पानी में मौजूद ऑर्गेनिक वेस्ट जो है उसको ये डिकम्पोज कर देते हैं, खा जाते हैं, तो इससे पानी जो है साफ़ हो जाता है। पर यहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट क्या है, कई प्रोटोजोआ ऐसे हैं, ठीक है, कई सारे प्रोटोजोअन्स जो हैं वो ऐसे हैं जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं पानी के अंदर, पानी को गंदा कर देते हैं। तो पहला हार्म है पॉल्यूशन ऑफ वाटर। पहला हार्म है पॉल्यूशन ऑफ वाटर। पानी को जो है कई प्रोटोजोआ जो है वो गंदा कर देते हैं। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर जो है जो कि नेचुरल कंडीशन में पाया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर, उसमें कई बार फ्री लिविंग क्या कहते हैं जो प्रोटोजोअन्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। फ्री लिविंग प्रोटोजोअन्स जो है वहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या करते हैं, पानी का टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा खराब कर देते हैं। ठीक है, मैनी protozoans reproduce in fresh water। मीठा पानी, पीने लायक पानी, इसमें जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। अब ये इसमें रिप्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे वाटर टेस्ट become unpalatable। बहुत गंदा टेस्ट हो जाता है, पीने लायक टेस्ट जो है वो नहीं रहता है उस पानी का। ठीक है, फ्री लिविंग प्रोटोजोअन्स कई होते हैं जो कि पानी में रिप्रोड्यूस करते हैं और पानी का टेस्ट जो है वो खराब कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल्स ऑफ फूड वैल्यू। डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल्स ऑफ फूड वैल्यू मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म का विनाश हो जाता है जिनकी फूड वैल्यू है। फूड वैल्यू मतलब जिनको ऑर्गेनिजम्स खाते हैं, जिनको इंसान जो है कंज्यूम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कई प्रोटोजोअन्स जैसे डायनोफ्लैजिलेट्स है। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स हैं जब इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या करते हैं, ओशन को लाल कर देते हैं। इनकी मात्रा जब ओशन में ज़्यादा हो जाती है तो ये ओशन को जो है रेड कलर का कर देते हैं। ठीक है, और जो पानी है उसका टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है। ठीक है, और टॉक्सिक रिएक्शन जो है वो होने लगते हैं।
अबंडेंस ऑफ डायनोफ्लैजेलेट एग्जाम्पल में लेते हैं। डायनोफ्लैजेलेट्स, अबंडेंस ऑफ डायनोफ्लैजेलेट्स क्या होता है? causes ocean water to turn red। समुद्र का पानी जो है उसको लाल रंग में कन्वर्ट, समुद्र का पानी जो है लाल रंग का हो जाता है, ठीक है। वाटर बिकम फॉल, मतलब कि खराब स्मेल वाला, खराब टेस्ट वाला, फॉल एंड टॉक्सिक, ठीक है। पानी जो टॉक्सिक हो जाता है, फॉल हो जाता है, और जिस ओशन के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जो कि ह्यूमंस के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं, लाइक जो मॉलस्कन्स हैं, ठीक है, क्रैब्स हैं, ये सारे जो हैं वो उस पानी से बीमार पड़ते हैं या डिजीजफुल हो जाते हैं, और उसको ह्यूमन कंज्यूम करेगा तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो फूड वैल्यू वाले एनिमल्स का भी डिस्ट्रक्शन होता है प्रोटोजोन्स के कारण। थर्ड है डिस्ट्रक्शन ऑफ वुडन आर्टिकल्स। डिस्ट्रक्शन ऑफ wooden articles, डिस्ट्रक्शन ऑफ वुडन आर्टिकल्स। अब डिस्ट्रक्शन ऑफ वुडन आर्टिकल्स बोलने का मतलब पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि टर्माइट के गट में भी कुछ प्रोटोजोन्स जो है मौजूद होते हैं, लाइक ट्राइकोनिम्फा और क्या कहते हैं, कोलोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा और कोलोनिम्फा जो है वो टर्माइट के गट में जो है मौजूद रहते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये सेल्यूलोज का डाइजेशन करते हैं ताकि उस सेल्यूलोज से टर्माइट जो है एनर्जी गेन कर सके, ठीक है। अब अगर इन फ्लैजेलेट्स की एब्सेंस होती है, अगर इन प्रोटोजोन्स की एब्सेंस होती है तो उससे क्या होता है, यहाँ पे जो टर्माइट्स उनकी डाइट चेंज हो जाती है, क्योंकि सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता। कई बार जो है उनकी डाइट जो चेंज होती है तो वो और भी चीज़ें जो है खाने लग जाते हैं। टर्माइट्स क्या करते हैं, लकड़ी खाने लग जाते हैं, ये सारी चीज़ें, दीमक जो होता है लकड़ी में लग जाता है ना, तो इनकी अगर एब्सेंस रही तो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में ये जो है हार्म पहुँचा रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ वुडन आर्टिकल्स, जिसमें कौन कौन है, ट्राइकोनिम्फा और कोलोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा और कोलोनिम्फा ये दोनों मौजूद कहाँ पे होते हैं, गट ऑफ टर्माइट। ये जो है दीमक के गट में इंटेस्टाइनल कैविटी, सॉरी एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी में जो है ये मौजूद रहते हैं, ठीक है। अगर ये एब्सेंट रहे तो सेलुलोज का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। सेलुलोज का डाइजेशन नहीं हो पाएगा तो जो दीमक है, जो टर्माइट है, वो किसी और भोज्य पदार्थ की तरफ जो है मूव करने लगेगा, ठीक है, या फिर उसकी डेथ हो जाएगी अगर वो कुछ नहीं खाएगा तो, ठीक है। दे डाइजेस्ट सेल्यूलोज, सेलुलोज का डाइजेशन होता है। अगर ये एब्सेंट रहे ट्राइकोनिम्फा कोलोनिम्फा तो सेलुलोज डाइजेशन नहीं हो पाएगा और जो टर्माइट है उसकी डेथ हो सकती है, या फिर डेथ नहीं होगी तो वो दूसरे भोज्य पदार्थ की तरफ जाएगा, तो वो लकड़ी पे अटैक कर सकता है, उसको कंज्यूम कर सकता है, बुक्स को कंज्यूम कर सकता है। ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता है रिडक्शन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। रिडक्शन इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल फर्टिलिटी जो है वो भी कम होती है। रिडक्शन इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल,
फोर्थ पॉइंट, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी को भी ये प्रभावित करते हैं, उनकी फर्टिलिटी को जो है वो लो करते हैं। कैसे? अप्रॉक्स 200 से 300 प्रकार के प्रोटोजोआ जो हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। अप्रॉक्स 'species of protozoa found in soil। 200 से 300 प्रकार की स्पीशीज जो हैं प्रोटोजोअन्स की वो मिट्टी में पाई जाती है, ठीक है। अब ये जो प्रोटोजोआ है ये किस पे फीड करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पे, ठीक है। फीड्स ऑन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, thus decreasing soil fertility। अब जो नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरियाज हैं उन्हीं को ख़त्म कर देंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी अपने आप प्रभावित होगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो यही था आपका रिडक्शन इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी को जो है ये प्रभावित करते हैं। और पांचवा है पैरासिटिक प्रोटोजोआ। पैरासिटिक प्रोटोजोअन्स जो होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट और दूसरा ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेटरी। अब पैरासिटिक प्रोटोजोआ या किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जो पैरासिटिज्म है वो सेम ही रहता है। पैरासिटिज्म का यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि जो भी पर्टिकुलर प्रोटोजोआ है वो किसी होस्ट के अंदर रहेगा, मतलब प्रोटोजोआ है वो ऑर्गेनिज्म है जिसके बॉडी में रहेगा वो होगा होस्ट, ठीक है। तो ये हो गया पैरासाइट, वो होगा होस्ट। तो एक पैरासाइट होस्ट के अंदर रहता है। अब इसमें पैरासाइट इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये, अब दो चीज़ है, एक चीज़ याद रखना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी हमने पढ़ा था। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जब हम पढ़ते हैं उसमें भी कोई ऑर्गेनिज्म अगर शरीर में रह रहा है उसको सिम्बायोटिक बोलते हैं, पर पैरासाइट अलग होता है। तो ये सिम्बायोटिक और पैरासाइट में क्या डिफरेंस है? सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि वो अगर किसी होस्ट के यहाँ रहते हैं या होस्ट के शरीर के अंदर रहते हैं तो होस्ट को भी कुछ फ़ायदा पहुंचाते हैं और होस्ट से कुछ फ़ायदा लेते हैं, ठीक। पैरासाइट का क्या मतलब होता है? वो होस्ट से सिर्फ फ़ायदा लेता है, होस्ट को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता, इवन नुकसान ही पहुंचाता है, ठीक है। तो पैरासिटिक प्रोटोजोअन्स जो होते हैं वो होस्ट के शरीर में रहते हैं और होस्ट को ही नुकसान पहुंचाते हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट वो रहते हैं जो कि होस्ट के बॉडी के बाहर भी काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। ऑब्लिगेटरी पैरासाइट वो होते हैं जो कि होस्ट के बॉडी के बाहर ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते, उनकी डेथ हो जाती है। उनको जीवित रहने के लिए एक लिविंग होस्ट की बॉडी ज़रूरी है, ठीक है। सो ये था आपका हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्रोटोजोअन्स। हमने बेनिफिशियरी इफेक्ट ऑलरेडी देख लिए थे, हार्मफुल प्रोटोजोअन्स के बारे में आज पढ़ लिया। तो ये चैप्टर इतना सा ही था, छोटा सा चैप्टर था। कुछ और टॉपिक्स अगर इस चैप्टर में होंगे तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ बता दूं कि 2 तारीख से आपके कॉलेज स्टार्ट होंगे, तो आप उसके लिए भी मेंटली थोड़ा प्रिपेयर हो जाइए। 2 तारीख से आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा, ओके। सो आज का वीडियो लेक्चर अपन यहाँ पे ओवर करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे या नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।